हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। बच्चों, मेरा नाम है सीए मनीष महाजन और मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि क्या होता है सीए कोर्स, कैसे आप भी सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। तो शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। सो व्हाट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, इसको समझते हैं। सीए एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग डेजिग्नेशन है जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे को दी जाती है जब हम एक सीए कोर्स करते हैं और सीए बनकर पास हो जाते हैं। ठीक है। सीए एक फाइनेंस प्रोफेशनल होता है जिसकी एक्सपर्टीज होती है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एथिक्स एक्सेट्रा के अंदर। मोटे तौर पर अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो सीए कोर्स होता है या जो एक सीए बनकर निकलता है तो वो क्या करता है, बेसिकली वो एक फाइनेंस प्रोफेशनल होता है जो बहुत हद तक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम करता है। हालांकि और भी बहुत सारे वो काम कर सकता है एज कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। पर मेनली अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल, टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात वो करता है। दे मे वर्क इन फर्म्स, प्राइवेट, पब्लिक कंपनीज में उनको नौकरी मिल सकती है। वो अपनी खुद की एक प्रैक्टिस ओपन कर सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रोफेशन को। जैसे एक लॉयर लॉ की प्रैक्टिस करता है, वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकता है जिसमें वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, रिपोर्टिंग, एथिक्स एक्सेट्रा चीजें कर सकता है। अगर हम सीए कोर्स का जो स्ट्रक्चर है और इसके जो लेवल्स हैं इसकी बात करें, यानी कि हम कोर्स कैसे कर सकते हैं, कितने लेवल हमारे को पास करने पड़ेंगे, इसकी बात करें तो ये जो हमारा सीए कोर्स है इसके अंदर 3 लेवल्स हैं। मैंडेटरी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और छोटे छोटे कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। जैसे कि मोटे तौर पर जो 3 लेवल हैं उसको बोलते हैं फाउंडेशन का लेवल, फिर उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल और आखिरी में उसके बाद आता है हमारा फाइनल लेवल। जो फर्स्ट पड़ाव है, जो पहली एंट्री है, वो होती है आपकी फाउंडेशन लेवल पर। फाउंडेशन लेवल पर आपके पास 4 पेपर्स होते हैं, यानी कि आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में आपको अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स और लॉजिकल रीजनिंग यानी कि मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको फाउंडेशन लेवल पर, जो कि आपका बिगिनर लेवल है, स्टार्टिंग लेवल है, वहां पर आपको पढ़ने पड़ते हैं। जो बेसिक पर्पस ऑफ द फाउंडेशन लेवल है वो एक तरह से आपको इस पूरे सीए कोर्स को फेमिलियर करने की बात है, आपका बेस बिल्ड करने की बात है। तो इसके अंदर कोई ज्यादा एक्सपर्टीज नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको बेसिक्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। फिर आता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें बेटे आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, जिसके अंदर टोटल 6 पेपर होते हैं। 3 पेपर ग्रुप 1 में, 3 पेपर ग्रुप 2 में। अगर हम एग्जाम्स की बात करें यानी कि सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग, टैक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एथिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि इन सब्जेक्ट्स की चर्चा अभी करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगर आप एक बिगिनर हो तो आप तो फाउंडेशन लेवल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करोगे। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट लेवल में आपको 6 पेपर देने होंगे, 3-3 करके 2 ग्रुप्स के अंदर बांटे जाएंगे। जब हम फाइनल के अंदर आते हैं यानी कि और एडवांस्ड लेवल पर आते हैं तो इसमें आप तभी पहुंचोगे जब आपका फाउंडेशन क्लियर है, जब आपका इंटरमीडिएट क्लियर है, तभी आप फाइनल लेवल पर पहुंचोगे। ये आखिरी पड़ाव है जिसके बाद अगर आप पास हो जाते हो तो आप सीए कहलाओगे। ठीक है। ये एक ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज वाला लेवल है। यानी कि यहां पर रट्टे से काम नहीं चलता, यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड योर नॉलेज जो अभी तक आपने गेन करी है वो सारी यूज में आएगी। यहां पर भी ऐसा ही है, 2 ग्रुप होंगे, 6 पेपर होंगे, 3-3 के 2 ग्रुप्स होंगे। ठीक है। 3-3 एग्जाम्स के, 3-3 पेपर्स के आपके पास 2 ग्रुप्स होंगे। ये तो हो गए 3 लेवल्स। डिफिकल्टी की बात करें, डिफिकल्टी लेवल्स की बात करें तो ये इजी है, इंटरमीडिएट मॉडरेट है और फाइनल बहुत ज्यादा टफ माना जाता है बिकॉज यहां पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। और ऐसा नहीं है कि इतना टफ है कि आप पास नहीं कर सकते। बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जिसको तुम हासिल ना कर सको, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सर ये तो हो गई ज्ञान की बात, आगे चलते हैं। फिर आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप। क्या होता है ना कि जब आप इंटरमीडिएट लेवल पास कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। सीए कोर्स की खूबसूरती इसी में है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देता, यानी कि आपको किताबी नॉलेज नहीं मिलती। यहां पर आपको प्रैक्टिकली किसी सीए के अंडर, प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर जाकर आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। आर्टिकलशिप 2 साल की होती है, आपको वहां पर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो ऑब्वियसली आप ट्रेन होते हो किसी
प्रोफेशनल के अंडर, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसी के छत्र छाया में आपको ट्रेनिंग करनी है। 2 साल का लंबा पीरियड है ट्रेनिंग के अंदर, जिसमें आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ डायरेक्ट टैक्स, ये सारी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ऑडिट कैसे करते हैं, कंप्लायंस कैसे करते हैं, ये सारी बातों की नॉलेज मिलती है और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज मिलती है, जो आप चेक कर सकते हो कि आपने जो अभी तक पढ़ाई करी सीए इंटरमीडिएट में, या फिर अगर आप सीए फाइनल की तैयारी भी कर रहे हो, तो इन द मीन टाइम जो आप पढ़ रहे हो उसी की एप्लीकेशन आपको आपके ऑफिस में जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा पीरियड होता है ये आर्टिकलशिप का, कभी मिस मत करना। यहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये पता चलेगा कि जो किताबों में आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कहीं ना कहीं नौकरी करोगे, हाँ किसी बिग फोर में नौकरी करोगे, किसी कंपनी में नौकरी करोगे, किसी कंसल्टिंग फर्म में नौकरी करोगे, आप खुद की अपनी फर्म खोल के खुद का अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे काम किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है और एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर करनी है। हालांकि आप कुछ कंपनीज के अंदर भी आर्टिकलशिप करने जा सकते हो, जिसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं, वो भी इसी का पार्ट होता है। ओके, फिर कुछ छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, जैसे कि ओरिएंटेशन कोर्स, आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको आपकी ग्रूमिंग होती है, हाँ आपको कंप्यूटर और इसके ऊपर कैसे काम करना है, सॉफ्टवेयर्स का जो एप्लीकेशन है उसको यूज करने की ट्रेनिंग मिलती है। फिर आपको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग मिलती है, कैसे आपको बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंटेशंस देनी है, वो सारी बातें भी इसी कोर्स के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। तो मोटे तौर पर 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, और कुछ ट्रेनिंग और उसका एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिलेगा। ओके, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि हम कोर्स शुरू कैसे करें, तो एक बच्चा मुझसे पूछता है सर मुझे ये बताओ, मैंने तो सीए करनी है, तो मैं कैसे शुरू कर सकता हूं? तो इसके लिए बेटे आपके पास फाउंडेशन रूट है, यानी कि जब आप 12वीं कक्षा पास कर लेते हो, 12वीं कक्षा आप किसी भी स्ट्रीम से पास करो, डजंट मैटर, इट इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी अ कॉमर्स ग्रेजुएट और कॉमर्स प्रोफेशनल और कॉमर्स स्टूडेंट, जरूरी नहीं है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज वगैरह से भी हैं अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पर ऐसा नहीं है कि आप इनएलिजिबल हो जाओगे, आप एलिजिबल रहोगे। 12वीं करो, 12वीं के बाद आप सीधा फाउंडेशन रूट से आ सकते हो, या फिर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो 10वीं के बाद, लेकिन एग्जाम्स आपके बेटे 12वीं के बाद ही होते हैं। तो मोटे तौर पर मैं ये मानता हूं कि जब आप 12th पास कर लेते हो या ड्यूरिंग द ईयर ऑफ योर क्लास 12th होते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है कि अब मुझे अगर सीए कोर्स करना है तो मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो फाउंडेशन इज द बेसिक लेवल जहां से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, एक और तरीका भी है, अगर आप फाउंडेशन लेवल नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्ट एंट्री से भी आ सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट एंट्री रूट बोलते हैं। जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि जिन्होंने बीकॉम, बीए, बीबीए वगैरह कर रखी होती है, तो वो लोग डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल में एंटर होते हैं, उनको फाउंडेशन लेवल देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसकी कंडीशन बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपने कॉमर्स किया है तो आपके 55% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके 60% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तभी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो सीधा इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी कि आपका फाउंडेशन लेवल एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके सर इस पूरे कोर्स में टाइम कितना लगेगा? इस पूरे कोर्स में बेटा टाइम टिपिकली लगता है 3 से 5 साल। 3 साल तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि 2 साल की तो ट्रेनिंग ही है, राइट? और फिर एग्जाम भी देना है, तो ट्रेनिंग से पहले आपको फाउंडेशन भी करनी है, इंटरमीडिएट भी करनी है, तो लंबा समय लगता है इसके अंदर। ये कोई 2 मिनट मैगी नूडल वाला काम है नहीं, तो टाइम लगेगा। 3 से 5 साल लेकर चलो, 3, 3.5, 4 साल, 5 साल के बीच में आपका सीए कोर्स की जर्नी कंप्लीट होती है और आपके हाथ में डिग्री आती है। अगर आप एक ही बार में सारे एग्जाम्स क्लियर करते जाते हो, आपकी कोई री अटेम्प्ट नहीं लगता है, आपकी कोई बैक नहीं लगती है, आप सिंपली पहले अटेम्प्ट में पास होते रहोगे, तो लगभग 3, 3.5, मैक्सिमम 4 साल में आप सीए बन जाते हो। ओके, ये जो नई स्कीम है इसके अंदर शॉर्ट कोर्सेज, ट्रेनिंग सब कुछ करना पड़ता है, तो इससे आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है वो लगभग 3.5 साल 4 साल जाती है।
और अगर आपके अटेम्प्ट लगने शुरू हो गए, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने फाउंडेशन का कोर्स अटेम्प्ट किया, फाउंडेशन लेवल अटेम्प्ट किया, आपने एग्जाम दिया और आपका एग्जाम नहीं निकला, तो आप बेटे फिर से एग्जाम देने की तैयारी करोगे तो आपकी ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। मान लो आपने इंटरमीडिएट लेवल में ग्रुप 1 पास कर लिया पहले अटेम्प्ट में, लेकिन ग्रुप 2 आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो ग्रुप 2 को फिर री अटेम्प्ट करोगे और टाइम लगेगा, उसके अंदर 3-4 महीने लग जाएंगे एक्स्ट्रा। तो ऐसे करते करते आपकी ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स बढ़ सकती है। ठीक है, तो पहले पहले अटेम्प्ट में सब कुछ करोगे तो 3-3.5-4 साल में हो जाएगा, लेकिन अगर आपके री अटेम्प्ट लगने शुरू हो जाएंगे तो फिर बेटे इसकी कोर्स की ड्यूरेशन 3-3.5-4-5-6 साल लग सकती है। पर ऐसा मत मानो कि एक्सटेंड होता रहेगा, आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो मेहनत करोगे तो एक ही अटेम्प्ट में पास कर सकते हो, ऐसा कोई री अटेम्प्ट वाली जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके सर अब इसके अंदर फीस कितनी देनी पड़ती है, इसमें खर्चा कितना आता है? हम सीए तो बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने महंगे कोर्स को कर सके। बेटे इतना महंगा कोर्स है नहीं, सस्ता कोर्स है। सस्ता कोर्स है पैसों के मामले में, सस्ता कोर्स है कॉस्ट के मामले में, लेकिन इसमें जो आपको महंगाई लगेगी ना बेटे वो आपके एफर्ट की लगेगी। इसमें जो आपको कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी वो आपके टाइम की कॉस्ट है। ठीक है, पैसे तो इसमें कम ही लगते हैं। जैसे कि जो टोटल कॉस्ट है वो मोटा मोटा 3-4 तरीके से हम बांट सकते हैं। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस होती है जो कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाती है। हर लेवल पर आईसीआई आपसे एक रजिस्ट्रेशन फीस लेगा, फाउंडेशन की, फिर इंटर की और फिर फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस। फिर हर बार जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो आपकी एग्जाम फीस लगेगी। तो फाउंडेशन में एक बार बैठोगे तो आपकी एक बार एग्जाम फीस लगेगी। ठीक है, फिर इंटर में बैठोगे तो एक और बार अटेम्प्ट की फीस लगेगी, फिर आप फाइनल बैठोगे तो एक और बार एग्जाम फीस लगेगी, और अगर आप री अटेम्प्ट दोगे तो बार बार आपकी एग्जामिनेशन फीस लगेगी पर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। ठीक है, फिर कई बार आपको ट्रेनिंग करने के लिए, कोचिंग लेने के लिए आपको कॉस्ट लगती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ना चाहते हो, फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो तो आप पीडब्ल्यू की कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, तो बेटे उसके लिए आपको एक फीस देनी पड़ेगी पीडब्ल्यू को। आप किसी भी जगह पर किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करना चाहते हो तो आपको उसकी भी एक कॉस्ट देनी पड़ती है, तो आपको उसको भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो कॉस्ट है ना वो बेटे टाइम की है और एफर्ट की है। इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। हम ये तो कह सकते हैं कि 80,000 रुपए का कोर्स है, 1 लाख रुपए का कोर्स है, लेकिन हम ये क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें टाइम कितना लग रहा है, एफर्ट कितना लग रहा है। तो ये सबसे बड़ी कीमत है जिसकी क्वांटिफिकेशन करना, जिसको नापना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर एक और मजे की बात इसमें यह है कि जब आप आर्टिकलशिप करते हो, 2 साल की आर्टिकलशिप करते हो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो, तो उस दौरान क्योंकि आप मोटे तौर पर 9 to 5 काम कर रहे हो अगर, तो आप एक सैलरी की तरह ही काम करते हो, मतलब सैलरीड इंप्लॉय की तरह काम करते हो। होते आप आर्टिकल हो, होते आप क्या कहते हैं उसे, ट्रेनी हो, पर आपको जो काम करना है ना उसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। यानी कि जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो आपको ट्रेनिंग के पैसे मिलेंगे जिसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं। तो वो स्टाइपेंड लगभग आपकी सारी कॉस्ट को कवर कर लेगा, मोटे तौर पर सारी कॉस्ट को कवर कर लेगा। जो आप 2 साल में कमाओगे वो आपकी सारी कॉस्ट को कवर कर लेगा। सो अगर मैं इसको सम अप करूं इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, तो पैसे नहीं लगेंगे, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी। ये है इसकी कॉस्ट जो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। फिर आते हैं फिगर्स के ऊपर। तो फाउंडेशन में बेटे आपके 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें एग्जामिनेशन की फीस होगी, रजिस्ट्रेशन की फीस होगी, और अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपकी कोचिंग की फीस होगी। जैसे अगर आप पीडब्ल्यू से कोचिंग लेते हो तो एक नॉमिनल सी फीस है, 4-5 हजार का कोर्स होता है ना, तो आप वो हमारे को दोगे और बाकी पैसे आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दोगे एज रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस। ओके, फिर इंटरमीडिएट की फीस आती है 30-40 हजार की। फिर फाइनल का कोर्स होगा 30-35-40 हजार का, जिसके अंदर आप ऐड करो ट्रेनिंग मटेरियल, बुक्स, है ना, वो तो डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी किताबों से पढ़ना है, कहां से नोट्स लेने हैं। फिर आप इसके अंदर ऐड कर दो कोचिंग की फीस। तो ये भी सारा कुछ अगर ऐड करोगे तो ले देकर मुझे ये बात समझ आती है कि 80,000 से लेकर 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा अच्छी कोचिंग भी ले लोगे, महंगी कोचिंग भी ले लोगे तो बेटे 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। इससे ऊपर खर्चा बनता नहीं है एज फार एज दी कॉस्ट इज कंसर्न। टाइम, एफर्ट, मेहनत अलग, पैसे तो इतने ही लगेंगे, इससे ज्यादा लगभग लगते नहीं है। ऑल राइट सर, इसके बाद आते हैं एग्जाम को पास करने का क्राइटेरिया क्या है। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि हर पेपर में आपको 40 मार्क्स चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर है,
40 या 40 से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो वो आपका पेपर पास हो जाता है, ठीक है, पेपर वाइज अगर हम देखें। लेकिन अगर हम ग्रुप वाइज देखें या लेवल वाइज देखें तो आपको 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल एक ग्रुप के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि फाउंडेशन, अगर हम बात करें फाउंडेशन लेवल, तो फाउंडेशन लेवल में बेटे आपके पास 4 पेपर हैं, 1 2 3 4, सारे ही पेपर 100 मार्क्स के हैं। अभी हम आगे भी इसका मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल, वो भी हम कर लेंगे। सारे ही पेपर 100 मार्क्स के हैं। अगर इसको पास करना है तो आपके 40 या 40 से ज्यादा आने चाहिए, इसमें भी 40 या 40 से ज्यादा आने चाहिए, इसमें भी 40 या 40 से ज्यादा आने चाहिए। सभी एग्जाम्स में 40 से 40 से ज्यादा आने चाहिए तो सभी एग्जाम पास होते हैं, सभी पेपर पास होते हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो लेवल है, पूरा का पूरा लेवल पास तभी होगा जब एग्रीगेट में 50% या उससे ज्यादा आएंगे। मतलब टोटल पेपर आपने 400 के दिए हैं तो कम से कम आपके पास 200 या 200 से ज्यादा आने चाहिए। टोटल 50% मार्क्स इन टोटलिटी ऑफ द लेवल और ग्रुप। एंड इंडिविजुअली सब्जेक्ट की बात करें तो 40 या 40 से ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्स साल में 3 बार कंडक्ट किए जाते हैं, हर लेवल के अलग अलग डेट्स होती हैं। वो डेट्स टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पर अनाउंस करता है और बताता है कि इस अटेम्प्ट के लिए एग्जाम कौन सी डेट पर होगा, इस अटेम्प्ट के लिए एग्जाम कौन सी डेट पर होगा। तो मोटे तौर पर साल में 3 बार एग्जाम्स होते हैं, पहले 2 बार होते थे, अब 3 बार होते हैं। ओके सर, अब आ जाओ फाउंडेशन लेवल के ऊपर, क्योंकि हम बेसिकली स्टार्ट अगर करेंगे, अगर हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट तो हम फाउंडेशन लेवल से ही करेंगे ना। तो फाउंडेशन लेवल की थोड़ी सी हम पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं और किस तरह से आप इसको पास करोगे, पढ़ोगे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फाउंडेशन में आपके पास बेटे 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं इसको, और एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स और अकाउंटिंग का और बिजनेस लॉस का जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे प्लस 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। आपको पेपर लिख के आना है, जैसा आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एग्जाम लिखे हैं ना 3-3 घंटे में, वैसे ही आपको एक क्वेश्चन पेपर देंगे और आपको एग्जाम शीट पर लिख के आना है। एग्जाम को पास करने के लिए बेटे 40 40 40 40 सभी में 40 40 चाहिए, एग्रीगेट 200 या 200 से ज्यादा चाहिए, तभी आप पास होंगे। 2 सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं और जो 2 हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कौन बनेगा करोड़पति, ABCD, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ABCD आपके पास 4 ऑप्शन होंगी, MCQ फॉर्मेट में होगा। आपको एक सही ऑप्शन को टिक करना है, मार्क करना है और आपको उसका आंसर उस OMR शीट पर देना है। ये हैं 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इसको पास करने के लिए आपके पास 2 घंटे होंगे, 40-40 नंबर आपके पास मिनिमम आने चाहिए 100 में से। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर 4 आंसर गलत देने पर आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा, यानी कि 1/4 मार्क डिडक्ट होगा एक गलत आंसर पर। तो 4 गलत तो 1 नंबर चला जाएगा और 4 नंबर तो अलग से जाएंगे ही जाएंगे। ओके सर, ये हमारे को फाउंडेशन लेवल की बात समझ आती है। इसके बाद आता है सर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, हम कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बेटे आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना होगा ICAI.org और वहां पर आपको फाउंडेशन लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा ICAI के पोर्टल के ऊपर। आपको रजिस्ट्रेशन की जो भी फीस है वो पे करनी होगी और फिर आपके घर पर स्टडी मटेरियल डिलीवर हो जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। वो CDS पोर्टल होता है, वो आपको बात समझ आ जाएगी कैसे करना है। उसके बाद जब आप फाउंडेशन लेवल का बेटा पेपर क्लियर कर लेंगे, उसके बाद सिमिलरली आपको इंटरमीडिएट में भी एंट्री लेनी होगी, इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना होगा। इंटरमीडिएट का लेवल क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको बेटे फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसी तरह आपका प्रोसेस चलता रहेगा। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपको फाउंडेशन लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, सारी बातें छोड़ दो। फाउंडेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना है। कैसे फॉर्म फिल करना है बेटे वो आपको पता है, जैसे नॉर्मली फॉर्म फिल करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल का, वैसे ही आपको उसको भरना है। ओके, पॉइंट उठता है सर हमारे को रजिस्ट्रेशन लेनी कब है। वैसे तो बेटे रजिस्ट्रेशन पूरे साल ओपन है, आपको आज रजिस्टर करना तो आप आज रजिस्टर कर लो, कल करना तो कल कर लेना, परसों करना तो परसों कर लेना। लेकिन अगर आपको कोई भी आने वाला अटेम्प्ट पास करना है या अटेम्प्ट देना है तो आपको 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमारा जनवरी 2026 का एग्जाम होगा, आने वाला जो अटेम्प्ट है वो जनवरी 2026 में होगा।
उसकी रजिस्ट्रेशन 4 महीने पहले यानी कि 1 सितंबर 2025 से पहले आपको करवानी थी। 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, 4 मंथ्स अर्लियर। 4 महीने पहले आपको, एग्जाम मंथ के 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी अगर आपको एग्जाम देना है उस अटेम्प्ट का। तो जनवरी वालों के लिए 1 सितंबर लास्ट डेट थी। ऐसे ही जब मई का अटेम्प्ट आएगा तो उसके लिए 4 महीने पहले यानी कि 1 जनवरी डेट बन जाएगी, तो 1 जनवरी को आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आती है? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सर सारी बात समझ आ गई, हमारे को ये बताओ हम जब सीए बन जाएंगे तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हमारी जॉब क्या होगी, हमारा प्रोफाइल क्या होगा, हमें क्या काम करना पड़ेगा। तो बेटा आप ऑडिटर बन सकते हो, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हो, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हो, आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो किसी कंपनी के, आप कॉर्पोरेट एडवाइजरी का काम कर सकते हो, आप कंसल्टिंग दे सकते हो किसी को, कंसल्टिंग जैसे कि सर हमारे को जीएसटी कितना लगता है, हमारा जीएसटी का कंप्लायंस कौन करेगा, हाँ जीएसटी बचा कैसे सकते हैं, जीएसटी पे कैसे करना है, इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा, क्या इनकम टैक्स बचाने का कोई तरीका है, क्या उसकी कोई प्लानिंग है, तो वो भी आपकी कंसल्टिंग का पार्ट बनती है। रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, सीएफओ रोल्स, सीएफओ रोल्स तो बेटा थोड़ा टाइम विद एक्सपीरियंस आएंगे। आप अपनी खुद की इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, टैक्सेशन, एडवाइजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काम बहुत है बेटे, काम बहुत है, काम बहुत है। सीए बनोगे, एक बात की गारंटी मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, सीए बनोगे भूखे नहीं मर सकते आप काम जरूर हासिल कर लोगे, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई काम बेटे जरूर मिल जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे जब किसी ने समझाया था तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था, और ऐसे ही ये पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू हम आपको ये तो गारंटी दे सकते हैं कि काम की कमी आपको नहीं आने वाली। मेहनत करते जाओ, चलते जाओ इस रास्ते पर, एक ना एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी, आप एक अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचोगे। ये सारे काम आप कर सकते हो जब आप सीए बन जाओगे। तो सर थोड़ा सा हमारे को पैसे का भी बता दो कि हम कितना पैसा कमा लेंगे। तो बेटे आपके पैसे कमाने की जो जर्नी है ना, वो ड्यूरिंग द कोर्स स्टार्ट हो जाएगी। देखो कितना कमाल का कोर्स है, कोर्स खत्म भी नहीं हुआ, सीए बने भी नहीं, लेकिन पैसा कमाना शुरू हो गए। कैसे? जब आप आर्टिकलशिप कर रहे होगे तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, स्टाइपेंड 3,000, 5,000, 10,000 डिपेंडिंग कि आप कहां पर काम कर रहे हो, आप बिग 4 में काम कर रहे हो, एक अच्छी फर्म में काम कर रहे हो, आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर हो, आप कहां पर हो, ठीक है ना, आप किस तरह का काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो हर महीने आपको 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 डिपेंडिंग, है ना, जो मैंने एग्जांपल दिया, इतना पैसा तो आप ड्यूरिंग दी आर्टिकलशिप कमाओगे। हाँ, ड्यूरिंग दी आर्टिकलशिप कमाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप सीए बन जाओगे तो आपकी जो एंट्री लेवल होगी, हाँ जब आप सीए बन जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल बी अ फ्रेशर, बिकॉज आपने पहली बार ही नौकरी करने जाना होगा ना। तो जब आप पहली बार नौकरी करने जाओगे तो आप कितना एक एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो लगभग 6 से 9 लाख रुपए के करीब करीब आज की डेट पर आप एक ठीक ठाक मॉडेस्ट लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो 50,000 से 75,000 रुपए महीना से आपको एंट्री लेवल मिल जाता है बेटे, स्टार्टिंग लेवल, ठीक है ना। यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर धीरे धीरे जैसे आप अच्छे लेवल पर पहुंचते हो, मिड लेवल पोजीशन पर पहुंचते हो, आप बिग 4, अगर किसी बिग 4 के बारे में अगर आपने जाना है तो वहां पर अगर आप स्टार्ट करते हो एक 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आपको 12-15 लाख का पैकेज ऑफर कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे बेटे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी स्पेशलाइजेशन आती है, वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज बढ़ता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। आप 50 लाख का भी पैकेज ले सकते हो, आप 1 करोड़ का भी ले सकते हो, डिपेंडिंग आप कितना एक्सपीरियंस रखते हो, आपका वर्क करने का तरीका क्या है, और आप कितने अच्छे तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो एक ठीक ठाक डिसेंट लेवल से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो पैसे कमाने की। ओके सर सीए बनने के साथ और भी क्या कोई हमारे साथ एडवांटेज हमारे को मिलेगी? हाँ बेटे, एडवांटेज आपको मिलेगी। जब आप आपके नाम के आगे सीए लगाते हो ना, सीए ABC, कोई भी आपका नाम है उसके आगे जब 2 अक्षर लग जाते हैं सीए, तो आपको एक प्रेस्टीज महसूस होती है। आपके ऊपर ना लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, अरे यार ये बंदा सीए है, सही सलाह देगा, ऐसे फालतू की बातें नहीं करेगा। आपकी जो बात है ना उसमें वजन डलता है, आपकी बातों पर वजन डलता है,
भार महसूस होता है, लगता है यार इसने कोई फालतू बात नहीं करी, लॉजिकल बात करता है, रीजनिंग बात करता है और मजे की बात करता है, अच्छी बात करता है। ऐसा लोग जानने लगते हैं जब आपके नाम के आगे सी लगता है। इंडस्ट्रियल ऑप्शंस बहुत सारी हैं, जैसे कि आप बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर्स, हर जगह सीए की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि अबंडेंस ऑफ नौकरियां मिलेंगी आपको, लेकिन मेहनती लोगों को, ईमानदार लोगों को और सच में अच्छा काम करने वाले जो सीएज हैं उनको कोई कमी नहीं होती, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होता उनके पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज होती हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। आजकल तो एआई का जमाना है, तो सर हम बड़ा डरते हैं एआई के आने से क्या सीए की जॉब खत्म हो जाएगी। नहीं बेटे, ऐसे खत्म नहीं होती, ऐसे खत्म कोई जॉब नहीं होती है। जॉब तभी खत्म होती है जब आप रिडंडेंट हो जाते हो उस फील्ड के अंदर। ये तो ऐसी फील्ड है, सीए कोर्स एक ऐसी कह सकते हो आप स्ट्रीम है या एक ऐसा नॉलेज प्लेटफॉर्म है जो कभी खत्म नहीं होता। ये इवॉल्विंग है, बदलते रहेंगे, इकोनॉमिक्स बदलती है, इकोनॉमीज बदलती हैं, टैक्सेशन रूल्स बदलते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सेक्टर बदलेंगे इकोनॉमी ग्रो करेगी और जरूरतें बढ़ेंगी सीए की, घटेंगी नहीं। फिर आप रेगुलेटरी रोल्स में भी जा सकते हो, आप ऑडिट एंड कंप्लायंस भी कर सकते हो, उनमें तो वहां पर सीए की रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है ना। और फिर बाहर जाना है तो आप बाहर भी जा सकते हो, इंटरनेशनल फर्म्स में काम कर सकते हो, बिकॉज इंडियन सीएस को भी एक वाइड रिकग्निशन मिलती है, उनको भी ग्लोबल सीए की तरह ही आजकल देखा जाता है। सिनर्जीज के साथ वो काम करते हैं, बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो जब आप सीए बन जाते हो तो। ऑलराइट, तो आई थिंक एक आधी चीजें और कर लेते हैं कि चैलेंजेस क्या आएंगे सर इस पूरी जर्नी के अंदर। बेटे इस पूरी जर्नी के अंदर चैलेंज सबसे बड़ा ये कि आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा इंटेंसिव होता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम। शुरू में ऐसा होगा कि आपको 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो ये वर्कलोड बहुत होगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेडलाइंस मीट करनी पड़ेंगी, हर चीज बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट करनी होगी। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है, एग्जाम्स बहुत टफ हैं, फेलियर के रेट बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। 85% बच्चा फेल हो जाता है, 15% पास होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि फेलियर के चांसेस कम है, यहां कह रहे हैं फेलियर के चांसेस, मतलब आप एक बात अगर हम बहुत लाइटर नोट पे मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस कोर्स में एंटर हो रहे हो ना, तो आप फेल होने के लिए एंटर हो गए हो। अभी आपकी मेहनत है कि आप पास कैसे होगे, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज्यादा आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको अपनी सोशल लाइफ छोड़नी पड़ती है, आपको बहुत ऐसा मौका आता है जहां पर आपको लगता है कि यार नहीं यार मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं शादी पर नहीं जाऊंगा, मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं वेकेशन नहीं लूंगा, मैं छुट्टी नहीं लूंगा, मेरे को तो पढ़ाई करनी है। तो सोशल लाइफ थोड़ी सी एम्पर होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू बिकम अ सीए यू विल फील एवरीथिंग वाज वर्थ इट, ठीक है ना। लास्ट पैरामीटर्स सम अप कर देते हैं। सर मिनिमम टाइम कितना लगेगा? 3 से 4 साल, 4 से 5 भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक अटेम्प्ट में पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे। मोर रियलिस्टिक टाइम अगर हम बात करें तो 4 से 5 साल इसमें लग सकते हैं। सर पैसे का खर्चा कितना आएगा? तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। इसमें मैंने अभी आपकी कोचिंग की फीस नहीं जोड़ी है, ट्रैवलिंग की फीस नहीं जोड़ी है। वो इसलिए नहीं जोड़ी है क्योंकि वो वाली फीस तो बेटे आप ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप जो पैसा कमाओगे वो वहीं से आप निकाल दोगे, तो आप अपनी फैमिली पर, आप अपने माँ बाप पर किसी तरह का फाइनेंशियल बोझ नहीं डालते हो। अनलाइक अदर कोर्सेज लाइक एमबीए जहां पर लाखों रुपए लग जाते हैं, है ना, यहां पर इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है, पेरेंट्स के ऊपर भी और एज अ स्टूडेंट आपके ऊपर भी। एफर्ट और आवर्स बहुत सारा पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, कभी कभी आपको आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी। तो एक दिन में आपको बहुत सारे रोल्स निभाने पड़ेंगे। एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करनी पड़ेगी, एज एन आर्टिकल असिस्टेंट आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है इस पूरे कोर्स के अंदर। आई होप ये सारी बातें आपको सुनकर थोड़ा अच्छा भी लगा होगा और आपको ये फील भी हुआ होगा कि हाँ यार ये सारा कोर्स करने से वर्थ इट है, मजा आएगा इसको करने के लिए। लेकिन बेटे एक लास्ट में आपको मैं बात बता देता हूं, इस कोर्स में एंटर तभी करना जब आपका मन बड़ा पक्का है कि मुझे यही करना है एंड आई वांट टू बी अ सीए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो आपने सुना है ना, वो हाफ सीए का जो टैग है ना वो सारी जिंदगी चिपका रहेगा, नहीं तो, है ना, तो वो बड़ा दिक्कत देता है। सो वी वेलकम यू टू दिस जर्नी। अच्छी है, कोर्स अच्छा है, बेहतरीन लाइफ आपको मिलेगी इस कोर्स को करके। और जहां पर भी पीडब्ल्यू आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है, वो खड़ा रहेगा हमेशा।
चाहे वो फाउंडेशन का लेवल है, चाहे वो इंटर का, चाहे वो फाइनल का लेवल है, तीनों ही लेवल पर पीडब्ल्यू आपको पूरी मदद करता है। प्रॉपर कोर्सेज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं, स्टडी मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी इस पूरी जर्नी में हम स्टार्ट टू एंड खड़े रहेंगे। सो आई होप यू विल ज्वाइन द कोर्स एंड वी विल सी यू इन दी कोर्सेस, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं अगली बार आपसे फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।